नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर आइए, स्वागत करते हैं द अभिषेक तिवारी शो से। अभिषेक तिवारी जी, अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। दर्शकों, ये तस्वीर देखिए, एक तरफ कोर्ट और दूसरी तरफ ममता बनर्जी। मैंने पश्चिम बंगाल के लोगों को और पूरे देश को बधाई देने की सोची है, और बधाई इस रूप में दे रहा हूं कि लीजिए साहब, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री के साथ ही साथ एक वकील पैदा हुई हैं। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। ममता बनर्जी वकील की डिग्री इनके पास है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एसआईआर के खिलाफ वेस्ट बंगाल ने जो केस दायर किया है, और एसआईआर के खिलाफ ममता का केस क्या है? ममता का केस ये है कि एसआईआर होना ही नहीं चाहिए। वो एसआईआर जिसको चैलेंज कर रही है ममता बनर्जी, जिसकी दूसरी हियरिंग आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो दिन में 1 बजे के आसपास वो लिस्टेड है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में आज क्या झटका लगेगा, क्या सनसनी, हमारा काम ये नहीं है। इसलिए आपको ये चर्चा उस हियरिंग से पहले देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे एक वाइड एंगल है जिस पर अभिषेक जी आगे आने वाले कुछ मिनट में बात करेंगे। सवाल ये होता है कि एसआईआर होने की वेस्ट बंगाल में डेडलाइंस खत्म हो गई, और आज जब 9 तारीख है तो 14 फरवरी को अब उसकी फाइनल लिस्ट आनी है। वो फाइनल लिस्ट जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से कितने लोगों के नाम कटे। पहले दौर में लगभग 58 लोगों के नाम कटे, उसके बाद होते हवाते अब स्थिति ये है कि 4 लाख से ज्यादा वोटर जो दावे आपत्तियों वाले हैं, जिनमें अभी भी 15 विधानसभा, 3 निर्वाचन जिले जिनकी 15 विधानसभाओं में अभी भी आपत्तियों को दर्ज करने का काम पूरा नहीं हुआ है। बंगाल चुनाव आयोग ने समय मांगा है। एक्सटेंशन मिलता है नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट में, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद क्या होता है अलग बात है। लेकिन ममता बनर्जी वकील के तौर पर भी कोर्ट में क्यों पेश हो रही हैं? और तो और, जरा एक अंतिम स्लाइड में आपको दिखाता हूं, उसके बाद चलेंगे। स्थिति यह है कि एक बहुत बड़ी योजना, महत्वाकांक्षी योजना जो है वो वेस्ट बंगाल में है। आपको याद होगा, अभिषेक जी उसकी डिटेलिंग करेंगे ही, कि कैसे बिहार के चुनाव में आजीविका दीदी जैसी योजनाएं हों या और तमाम योजनाएं हों, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर काम किया, खास तौर से महिलाओं पे। ये जो बंगाल की योजना है, वहां पर जो लक्ष्मी भंडार योजना, इसमें 1,000 रुपया शहर की महिलाओं को और गांव की महिलाओं को 1,500 रुपया ममता दीदी ये देती हैं, और इसको उनका मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। बीजेपी ने यहां पर दांव खेल दिया है। बीजेपी ने ये कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये जो लक्ष्मी भंडार योजना है इसको हम 3,000 रुपए कर देंगे। तो एक ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से। लेकिन आप जरा धमकियां देखिए, ममता बनर्जी के टीएमसी के नेता, ये विधायक हैं, ये धमकी देते हैं कि अगर चुनाव हार गए तो लक्ष्मी भंडार का पैसा नहीं मिलेगा। और सुनिए, इसी धमकी में टीएमसी के नेता ये भी कहते हैं कि साहब, घर का पैसा नहीं देंगे जो हमको वोट नहीं करेगा, कोई लेके दिखाए, इस तरह की धमकियां। दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगभग दया याचिका की तरह भीख मांग रही हैं अपनी राजनीतिक दया याचिका के जरिए एसआईआर। अभिषेक जी, ममता जी, बनर्जी तो बड़ी लड़ाका हैं, लूट कांड भी किया, बड़ा अपने लोगों को मोटिवेट किया कि आमो क्या वो कहते हैं कि लड़बो करबो जितबो ये सब करेंगे। फिर अचानक ममता बनर्जी दया भाव में क्यों आ रही हैं? मर्सी पिटीशन जैसी पिटीशन लेके गिड़गिड़ा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। कहां डर गई हैं ममता बनर्जी? क्या एसआईआर ने खेल कर दिया? भले भाजपा वहां तैयार हो न हो, ये तो आगे की बात। इसको एक दो नहीं, कई पैचेस में आपके दर्शकों को मुझे समझाना होगा। पहले आईपैक पर आते हैं। आईपैक पर छापा इसलिए पड़ा था क्योंकि जब एसआईआर की शुरुआती प्रक्रिया चल रही थी, कहने को कई बातें कही जा सकती है कि कोल स्कैम फलाना ढिमकाना, लेकिन आईपैक ने पूरा एक टीम बनाया था और मेक श्योर कराया था कि अलग अलग लोगों के जो है वो वोटर आईडी कार्ड सुरक्षित कर पाए, अपने कोर वोटर के वोटर आईडी कार्ड सुरक्षित कर पाए। ये वास्तविकता है। 4,000 लोगों की, प्रोफेशनल लोगों की टीम ही बन गई थी। बहरहाल वहां कट्टू नहीं जाते। एक आपके आगे रहस्य, जिसको कहते हैं बहुत बड़ा रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूं, दर्शक भी इसको सुने। ये आंकड़ा 30 से 50 लाख के बीच में, चूंकि ये मूव करता रहता है इसलिए इसको एग्जैक्ट काउंट करना मुश्किल है। लेकिन बिहार के एसआईआर का डायरेक्ट रिलेशन है बंगाल के एसआईआर से। अब आप लोग सोचेंगे कि कैसे अभिषेक बाबू, ये क्या बात बोल रहे हो? मैं बताता हूं।
पहले जब बिहार में एसआईआर हुआ तो बिहार में वो मुसलमान जो बांग्लादेश के जगह, सॉरी, पश्चिम बंगाल में जो शिफ्टेड है, गया का बड़ा चंग, किशनगंज का, दरभंगा का, अररिया का, पूर्णिया का, कटिहार का, जो रोजी रोटी, यहां तक कि राशन कार्ड, और टेक्निकली सत्य ये है कि उसका एक वोटर आईडी कार्ड पश्चिम बंगाल में भी था और एक, चूंकि बिहार से ही उसका जन्म, बर्थ डेट सब कुछ है, पुश्तैनी गांव है, तो बिहार का भी वोटर आईडी कार्ड था। इस बात को पहले समझिए। इसलिए मैंने कहा कि वो जो आंकड़ा है 30 से 50 लाख का वेरिएबल है, क्योंकि वो कभी बंगाल आता है, कभी बिहार जाता है, बंगाल आता है, बिहार जाता है। भारत में ऐसी कोई मनाही तो है नहीं कि आप किसी स्टेट में बस नहीं सकते। अब समझिए, तो जब बिहार में एसआईआर हुआ तो सबसे पहले अपने बिहार के वोटर आईडी कार्ड को बचाने के लिए अपनी सारी डिटेल्स दे दिए। अब जब बिहार का वोटर आईडी कार्ड सुरक्षित हो गया और बंगाल में एसआईआर हुआ तो यहां से चीज गड़बड़ शुरू हो गई। गड़बड़ क्या? जो सॉफ्टवेयर है जो जांच करता है, ठीक है, अलग अलग नाम से तो है नहीं, नाम है, ये है, डिटेल्स है। आधार कार्ड को भी एज अ डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता, मगर लिया जा रहा है एसआईआर में, ये भी आप मान लीजिए। और इनके पास सॉफ्टवेयर है डुप्लीकेट वोटर्स को समाप्त करने का, जो आपने बिहार में भी देखा होगा कि दूसरे राज्य में पलायन करने। सो जो पहला 58 लाख कटा था वो तो मरे और पलायन वाला कट गया था। ये जो 1,67,00,000 वोट है सर, प्रॉब्लमेटिक ये है क्योंकि इनके पास वो अब डॉक्यूमेंट वहां बिहार में दे चुके हैं, बिहार में वोटर आईडी कार्ड, अब बंगाल में अपने आप को कैसे साबित करें कि ये सिर्फ बंगाली है? सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है। इस बात को मेरा मानना है कि टीएमसी का कैडर, टीएमसी के लोग, सब लोग समझते हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये वेरिएबल है तो इसको ट्रैक करना मुश्किल है। लेकिन चुनाव आयोग का वोटर आईडी कार्ड का आंकड़ा, देश की जनसंख्या, ये तो वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये विशुद्ध वैज्ञानिक बात हो गई जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सही है, सही है। ममता बनर्जी ये बात समझ रही है, टीएमसी के कैडर समझ रहे हैं, देश के बाहर के लोग जिनको ये बात पता नहीं, जैसे मैं बीइंग अ बिहारी वो हार्श रियलिटी जानता हूं। आप आधा गया जाएंगे ना मुसलमानों के कॉलोनी में, सब बंगाल बसे हुए हैं। जहानाबाद के भी मुसलमान बंगाल बसे हुए हैं। और जहानाबाद छोड़िए, आप मधुबनी चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, इवन पटना का जो फुलवारी शरीफ जोन है वहां चले जाइए, वहां का भी हर परिवार से कोई ना कोई मुसलमान बंगाल में बसा हुआ। स्थिति ये है। अब इस बात को लोग समझ तो नहीं रहे। चुनाव आयोग इस बात को समझ गया कि खेल यहां हो रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि ये वेरिएबल ही सही, इसमें से एवरेज 25, 20, 30 लाख का आंकड़ा और माइनस होता है। नहीं नहीं, तो अभिषेक जी, आप जो अभी कह रहे हैं ना ये 30 लाख, ये निकल के तो आ रहा है, आपकी बात सत्यापित हो रही भाई। अनमैप्ड जो निकल के आया है एसआईआर में वो करीब 35 लाख नाम है। ये वही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं ना कि जो अनमैप्ड आंकड़ा है इसमें से 25 भी माइनस होंगे तो लोग गिन के बैठे हैं कि 35% मुसलमान है, 35%। मेरी उस बात को याद कीजिए जब इसी प्रारब्ध के एक शो में मैंने कहा था कि टेक्निकली ममता बनर्जी का वोट शेयर 35% से ऊपर है ही नहीं, क्योंकि टेक्निकली मुस्लिम वहां पे 35% नहीं है। ये ओवर हाइप करके बार बार अपनी जनसंख्या को अधिक बता करके किसी भी सत्ता को ब्लैकमेल करने का ये पुराना इनका टैक्टिकल वेपन है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। बिल्कुल, और इसीलिए जब लोग कहते हैं 30 करोड़ मुसलमान, मैं कहता हूं ये ओवर एग्जरेटेड फिगर है। ये जानबूझ के अपनी छाती चौड़ी करते हैं। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आप देखिए, जब पहली बार 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में देवबंद का सीट हारे लोग और भाजपा जीती, सब चिल्लाने लगे एक्सपर्ट, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वहां देवबंद है, देवबंद है, ये है वो है। अरे भाई, वहां क्षत्रिय समाज के लोग सबसे अधिक हैं। गलत बात है। लेकिन क्या है कि ये जो ब्रेन में परसेप्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बना दिया, तो देश का जो देवबंद का या उसके आसपास के रहने वाले लोग नहीं है,
वो लोग मान बैठे कि भाई देवबंद मतलब एकदम कंप्लीट मुसलमानों का इलाका है, वहां तो मुसलमानों का वर्चस्व नहीं है। वर्चस्व देखना है, आप रामगढ़ चले जाइए, रामपुर चले जाइए। वर्चस्व देखना है आपको तो अलीगढ़ में नहीं मिलेगा। अलीगढ़ में तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इस कारण पूरे दुनिया से या भारत से पढ़ने के लिए मुसलमान बच्चे जाते हैं, तो वहां तादाद आपको ज्यादा दिखती है। वोट किसका अधिक है, क्योंकि निर्णय ईवीएम पे दबने वाला बटन तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। कल मैंने ओपिनियन पोल जारी किया और उसमें मैंने कहा कि 129 मुझे अभी बीजेपी दिख रही है और ट्रेंड अपवर्ड है, और 171। तो कुछ लोगों ने कहा ये तो 300 सीटें होगी। बोला प्लस माइनस 10 रखता है कोई भी आदमी, और चूंकि ये मैंने अलग ढंग से किया है, एक अपवर्ड बता रहा हूं, एक डाउनवर्ड बता रहा हूं, तो 10 सीट का वेरिएबल डिस्टेंस रहता है। ये कोई भी सेफोलॉजी में समझ जाएगा। तो बात इतनी ही सी है कि टीएमसी लगातार नीचे गिर रही है, बीजेपी लगातार ऊपर बढ़ रही है। इसका मतलब है कि बीजेपी 148, 155, 160 भी जा सकती है। इनफैक्ट मैं कहूं, आज एक बात कह दूं कि इलेक्शन रिजल्ट के समय 170 चले जाए, तब भी आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। उसके कुछ लॉजिकल कारण है। आप याद कीजिए सर, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले थे कोर्ट की दया दृष्टि पर। वो मीडिया के सामने उन्होंने पहली बात क्या कही, अगर ये सरकार आ गई ना दोस्तों, ये लोग मुझे फिर से जेल भेज देंगे, मैं अपनी बात बता रहा हूं। यही बात तो कही थी ना। बिल्कुल। ममता बनर्जी क्या कह रही है, अगर ये सरकार आ गई ना दादा, तो लक्ष्मी भंडार योजना बंद कर देगी। वो क्यों बंद करेगी, वो तो 3,000 दे रही है, इनफैक्ट वो तो डबल कर रही है। आपके फ्रीबीज, आपके पास कोई फैक्ट्री, इन सब का रोड मैप नहीं है। युवा भटका हुआ है, युवा परेशान है। आपने कहा मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, हम 1,000 रुपए का भत्ता देंगे, कितना, 15 साल से लेकर के 40 वर्ष के लोगों को बेरोजगारी भत्ता। 40 वर्ष का युवा बेरोजगार है, इसका मतलब है कि पिछले 15 साल में आप उसको नौकरी नहीं दे सकी। अब आप भत्ते पर बरगला नहीं सकती। आने वाले समय में जब हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगी, मैं आज ही बोल दे रहा हूं कि मैं सिंगूर का वो चेहरा दिखाऊंगा जहां से टाटा नैनो प्लांट गई तो बड़ा हुआ ना भाई, खुशियों की खुशहाली आ जाएगी, वहां का किसान खुशहाल हो जाएगा। तो आज किस स्थिति में ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया ने अपना ये दायित्व नहीं निभाया। मैं निभाऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। समझ रहा हूं। तो बिल्कुल, ये एक ऐसा एलीट पत्रकारिता का ग्रुप है जिसने अपना अपना पक्ष चुन लिया है कि मेरे पक्ष में ये खड़े हैं तो मैं उनके साथ हूं, और मैं अपोजिशन में हूं तो वो मान के बैठा है कि कल किसी दिन ये सत्ता में आएंगे। अपोजिशन है, कमजोर तो नहीं है। सत्ता में किसी दिन ये आएंगे तो हम उनकी चाटुकारिता के थ्रू हम वो प्रसाद पालेंगे जो हमको प्रसाद की इच्छा है। लेकिन इसी बीच वो सत्य कहां है कि एक इन्फ्लुएंसर ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज या विमेन के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर एक वीडियो बनाया और उसके ऊपर एफआईआर हो गई। कहां है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? एक बच्चे को मटन के जगह पर बीफ परोस दिया गया, गौ मांस परोस दिया गया, उसने वीडियो बना डाला। रेस्टोरेंट ऑनर पर ठीक है, एफआईआर हुआ, उस लड़के पर भी एफआईआर हो गई। भाई वो तो विक्टिम है। और मजे की बात, सामाजिक समरसता बिगाड़ रहा है ये आरोप। मतलब सामाजिक समरसता कैसे होगा? देखिए, बीफ खाएगा तब न होगा, और क्या। ममता तो यही कह रही है ना, बीफ खाओ। तो इसका मैं एक और उत्तर देता हूं, डरावना है लेकिन देना पड़ेगा क्योंकि वास्तविकता है। कर्नाटका में एक यदुवंशी समाज का व्यक्ति था, लड़का था, और शायद आफ्ताब नाम था मुसलमान लड़के का। उसने फरेब करके, झूठ करके गौमांस खिला दिया। अब लड़का यदुवंशी, गौपालक, समझिएगा इस कॉन्टेक्स्ट को। उसके लिए इससे बड़ा अधर्म, इससे बड़ा पाप नहीं। वाराणसी जाता है, गंगा मैया में स्नान करता है, क्षमा मांगता है और आफ्ताब को निपटा देता है। तो
किसी के लिए फ्रीबीज बहुत बड़ी बात हो सकती है, किंतु आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जिनके लिए उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका सनातन धर्म के प्रति समर्पण ही सब कुछ है। एक और उदाहरण देते हैं, बिहार की घटना है। मुसलमानों से भरी हुई बस जा रही थी बारात में, और ड्राइवर था हिंदू, और बस में बीफ उसे जबरदस्ती खिला दिया गया। आत्मग्लानि में ड्राइव करता रहा। ये आज की नहीं है, लगभग 20 साल पहले की एक घटना है। आत्मग्लानि में ड्राइव करता रहा, लेकिन जैसे ही एक नदी आई, उसने बस को नदी में डाल दिया। अब बताइए, इन दोनों घटनाओं से दोषी कौन है? दोषी वो है जिसने अपराध किया, उसके धर्म को, उसकी आत्मा को मारने का। तो ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस को भी ये समझना चाहिए था, लेकिन नहीं समझी। तो मैं राजनीतिक रूप से किसी विचार का विरोधी हो सकता हूं, किंतु देश का, राष्ट्र का, सभ्यता का, संस्कृति का तो विरोधी नहीं हो सकता। विचारों में भिन्नता हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। ये बात टीएमसी नहीं समझ रही है। यस। तो अब टीएमसी डरा रही है, वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल ने डराया। ये डर बताता है कि आप को भी रियलाइज है कि आपसे गलतियां हुई हैं। अगर ममता बनर्जी ये कह रही है जय जय महाकाल, रक्षा करो महाकाल, ये नौबत क्यों आई? क्योंकि आप ही की पार्टी का फराद हकीम कह रहा है, और उसने बोला कि जो मुस्लिम में जन्म नहीं लिया वो दुर्भाग्यशाली है, और हमारा जिम्मा है कि उसे हम कन्वर्ट करके हिंदू बनाए। ये बात हमने तो नहीं कही, ये बात तो आप ही के पार्टी का, आपका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जो भी है, उसने बोला। क्या ये नैतिक अपराध नहीं था? और आपको ये अगर लगता है कि इस सोशल मीडिया के युग में, व्हाट्सएप के युग में, जहां इंफॉर्मेशन इतना क्विक मूव होता है, इतना फास्ट होता है, ये सारी चीजें आप पुलिस और इस प्रशासन से करा करके दबा लेंगी, तो एक बात और ध्यान रखिएगा, दबा तो इंदिरा गांधी भी नहीं पाई इमरजेंसी के दौरान, जब इंफॉर्मेशन का युग नहीं था। क्रोध को दबाया नहीं जा सकता, प्रतिकार को आप स्वयं देखिए। जब ममता बनर्जी को भी दबाने का प्रयास किया गया नंदीग्राम और सिंगूर में, तो नहीं दबी ना, बिल्कुल बिल्कुल। इसी ने तो लड़ाका छवि का निर्माण किया उनका, जो यूएसपी है ममता की। तो उस समय भी अगर आप देखिए, प्रतिकार विरोध जन्म कहां लेता है? जहां पर अत्याचार की पराकाष्ठा होने लगती है। ठीक है, आज पुलिस वाले बाबू लोग ये जेल भेज रहे हैं, नाम तो नोट हो रहा होगा लोगों का। सरकार कोई परमानेंट होती नहीं। ये जो सोच के बैठे हैं कि सरकार कभी नहीं बदलेगी, बिहार में ऐसे कई लोग सोच के बैठे थे कि लालू जी कभी नहीं जाएंगे, गए। उसी प्रकार से हो सकता है आज केंद्र में भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे कि आजीवन मोदी जी रहेंगे, ये भी संभव नहीं है। परिवर्तन तो होता रहता है। नहीं, परिवर्तन तो होगा ही, परिवर्तन तो निश्चित है, और वो प्रकृति का है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, जरा एटीट्यूड देखिए ममता बनर्जी का। मैं खबर आपको दिखा रहा हूं, ये 20 लाख सरकारी कर्मचारियों का मामला है, वेस्ट बंगाल का ही। हाँ, महंगाई भत्ता नहीं दे रही थी दीदी, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के पटका। और किसका इनिशिएटिव है ये शुभेंदु अधिकारी का इनिशिएटिव है। एक तरफ ममता बनर्जी खुद सरकार में रह के अपने ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाके ने क्या ड्रामा करती हैं आरजी कर वाला। दूसरी तरफ एसआईआर के लिए 8000 से ज्यादा अधिकारियों की जरूरत थी, ग्रेड बी नहीं दिया। और मजे की बात, आज जब सुनवाई होनी है, जब ये वीडियो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कल रात संडे को उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि हम 8000 से ज्यादा, मेरे ख्याल से 8050 से 56 ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता थी, वो दे दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले भी उनको पता है कि उनके लिए मामला गड़बड़ है। दूसरी तरफ बीजेपी वहां विपक्ष में है और ये 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिलवा रही है।
ममता बनर्जी एक तरफ डरा रही हैं, दूसरी तरफ अपने सरकारी कर्मचारियों को इस्तेमाल भी करती हैं, लेकिन उनका शोषण भी करती हैं। सवाल ये होता है कि क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि जिस वेस्ट बंगाल में 3 दशकों से ज्यादा वामपंथियों की सत्ता रही, वामपंथ का हमेशा है क्या? वामपंथ हमेशा अभाव दिखाता है, अभाव में रखता है। ये सेम कांग्रेसी पैटर्न है कि ₹500 में आप स्कूटर बुक कराइएगा तो आपको 6 महीने बाद स्कूटर मिलेगा। आपको सीमेंट लेना है तो उस पर कंट्रोल, उस पर लेवी। यहाँ तक कि हमने वो दौर देखा है अभिषेक जी, जब चीनी के लिए किसी घर में शादी और 50 किलो चीनी चाहिए साहब, आपको डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के पास जाके बाकायदे शादी के कार्ड के साथ एप्लीकेशन देना होता था, तब आपको 50 किलो चीनी हासिल होगी। आज आप रेडियो मोबाइल का के लिए एक दिन पासबुक हम देखे हैं दादाजी का। यस रेडियो का। लाइसेंस, रेडियो का लाइसेंस, और तो और छोड़िए साहब, आज जिस टेलीफोन के लिए आप परेशान रहते हैं कि इतना डेटा क्यों, उतना क्यों, अंबानी इतना कमा रहा है, फलाने ये कर रहा है, साहब 25,000 रुपए में आप एसटीपी कनेक्शन बुक करते थे और तब जाके आपको 4 महीने के बाद टेलीफोन कनेक्शन मिलता था। तो अभाव का दौर, आपको क्या लगता है कि धीरे-धीरे वेस्ट बंगाल की जो जनता है उसका भी मानसिक वामपंथीकरण हो गया है और वो वहां पर 7th पे कमीशन है, यहाँ 8वें पे कमीशन का वेबसाइट जारी हो गया। देश कहाँ जा रहा है? वेस्ट बंगाल उसी अभाव में, करबो लड़बो जीतबो आमी खाबो। ये इसका भी प्रभाव है क्या? जो ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं को बदल के अपने नाम से चला लेती हैं, ये समझ का इस सोशल मीडिया के दौर देखिए, में इस समझ का इतना अंतर क्यों है? नहीं नहीं, समझ का अंतर अगर होता तो भाजपा 40% पर नहीं पहुंचती। तो मतलब एक कम हो एक रहा है धीरे-धीरे ये समझ एक बढ़ एक, रही? एक समझ समझ तो बढ़ेगी इस समय के साथ। आपने हुँ, बंगाल फाइल्स को नहीं चलने दिया तो क्या ओटीटी पे पर बंगाल के लोगों ने बंगाल फाइल्स नहीं देख लिया? देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ। हुँ, बहुत फेमस बिहार के बारे में है कि लालू जी जब सत्ता में थे तो ऐसे पालथी मार के बैठते थे और किसी अ, वैवाहिक फंक्शन में एक बड़े बाबू, सरकारी बहुत बड़े बाबू अचानक सामने नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जाइए, काहे काहे नहीं जा रहे हैं? बोले बगल में पिगदान रखा हुआ है, पता नहीं बुला के कब कहवा दे, थोड़ा सा पिगदनवा लेते आइए। तो होता क्या है, विद्रोह मनुष्य का एक स्वाभाविक उसके अंदर जो है भगवान ने डाला है। प्रतिकार, विद्रोह, वो उसके मन मस्तिष्क में जो भी आप अगर उसके आत्मसम्मान पर ये करेंगे तो आता है। इसी प्रकार से नेता दूरी बनाने लगे। एक समय आया जब बिहार में जो सैंक्शन करती थी पैसा केंद्र सरकार, वो खर्च नहीं हो पाते थे क्योंकि सरकारी बाबुओं ने फिजिकल प्रेजेंस तो सरकारी बाबू की लालू प्रसाद यादव और इन लोगों के साथ होती थी, पर मानसिक प्रेजेंस जहां पर उनकी हुँ, सबसे अधिक आवश्यकता है वो समाप्त होने लगी थी। और अंततोगत्वा पुलिस प्रशासन और एक बड़ा चंक जो अंदर में क्या था, उस वक्त भी वही दौर था, राजद का कोई भी नीचे डी लेवल का कार्यकर्ता आकर के डीएसपी को धमका जाता था। लालू जी के डायरेक्ट जानते हैं, नहीं 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 छोड़ेगा ना मेरा मेरा साइकिल, मेरा बाइक, हमको पकड़ रहा है ना, आते हैं तुमको बता देते, तुमको सस्पेंड करवा देंगे, तुमको ये कर दे। तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, यार ये बोल रहा है हुँ, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध, ये वास्तविकता है। एक बड़ा सेगमेंट है पुलिस प्रशासन अफसर में जो त्रस्त आ चुका है उनके इस एटीट्यूड से। तो वो रातों रात आपको किसी सर्वे में, किसी सर्वे कंपनी के विचार में नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी लोगों से, समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल। भाजपा का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वहां उनका अपना कैडर उतना स्ट्रांग नहीं है और ये चुनाव वो जीतेगा जो अपने अंतिम वोटर को बूथ तक पहुंचा ले। यस। लड़ाई इतनी ही है। अगर भाजपा इसमें सफलता पालेगी तो भाजपा सफल हो जाएगी, टीएमसी अगर ये इनके इन प्रकार सफल हो जाएगी तो वो सफल हो जाएगी। इसलिए ये चुनाव एकदम नेक टू नेक जैसा, 19-20 का ही बस फासला है, 17-20 का फासला नहीं है। हुँ, 17, हुँ, देखिए समर्थन और बात, किंतु 2021 का चुनाव 17-20 का ही था। बीजेपी मात्र 3 विधानसभा पर खड़ी थी। 3 विधानसभा वाली पार्टी 294 पर पहुंच सकती है, उसका प्रेजेंस नहीं पहुंच सकता। इस बार भी वो 294 पे नहीं पहुंच रहे हैं।
उनका फोकस भी 294 नहीं है, 68 तो उन्होंने माइनस कर लिया है आउट ऑफ 294, 68 उन्होंने माइनस कर लिया, बोला नहीं चाहिए ये सीटें, इतने पे फोकस रखना है, इतने पे ही जीतना है। मुझे पता है मुसलमान नहीं देगा वोट, ये नहीं करेगा, तो रिसोर्सेस और अपनी शक्ति वहां नहीं फूकनी, सिंपल। ये लेकिन स्ट्रेटजी असम में भी देखने को मिल रही है। हेमंता ने कहा कि हम जहां से हमको नहीं जीतना है वहां हम इलेक्शन अपना कैंडिडेट ही नहीं देंगे, एलाइज जाने, एलाइज अगर लड़ना चाहे तो लड़ने। वो लास्ट टाइम भी उसने बोला था आई डोंट वांट मियां वोट्स। मियां वोट मतलब असम का वोट होता है, मैं बार बार कहता हूं, असम में जो मियां जिसको बोलते हैं वो पश्चिम बंगाल या बिहार या वहां से आए मुसलमान को नहीं बोलते, वो पूर्वी बंगाल से जो अवैध रूप से इलीगल मुस्लिम आते हैं उनको मियां बोलते हैं, वहां के बोलचाल की भाषा है। और मैं बताऊं, मैं तो रहा हूं, मैं तो असम रहा हूं, आप किसी मुसलमान को असम में अगर मियां भाई बोल दें गाली की तरह होती है, क्योंकि मियां भाई का मतलब बांग्लादेशी रोहिंग्या, बांग्लादेशी होता है, बांग्लादेशी होता है ना। हाँ। अच्छा एक चीज, वेस्ट बंगाल में जब भी मेरी बात होती है तो एक फीडबैक जरूर आता है भाजपाइयों से, जो भाजपा के हैं वो अपने भाई पार्टी प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हमसे शेयर करते हैं बहुत सारे लोग। उनमें कुछ कैंडिडेट रहे हैं जो लड़े हैं चुनाव, नहीं जीत पाए, अलग बात है। वो कहते हैं साहब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि एक बड़ा वर्ग जो पॉलिटिकल सक्रिय है, चाहे वो वोटर है या कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता वही हैं जो कैरम क्लब और दिस दैट, ये जब देखते हैं किसकी सरकार बन रही है तो वो तुरंत कहते हैं हम इनके वोटर हैं, और वो कहते हैं हम इनके कार्यकर्ता हैं। ये प्रॉब्लम क्या वेस्ट बंगाल में परमानेंट आप देखते हैं? और अच्छा, मैं तो देखता हूं परमानेंट। क्यों? क्योंकि जो मार्क्सवादियों ने वहां ये बनाया था, वो सो कॉल्ड भद्र लोग, वो पहले कहता था हम मार्क्सवादी वोटर हैं, बाद में वही कहने लगा कि हम तृणमूल के वोटर हैं। वो कोई भरोसा नहीं, वो तुरंत जैसे ही सरकार बनेगी कहेगा बीजेपी के वोटर हैं। वही कैरम क्लब वाले गुंडे बदमाश लथेरे, वो ममता बनर्जी के पास भी आ गए, वही यहाँ भी आते हैं। तो जो बंगाल का मूल वोटर है, जो बीजेपी वोटर है, जो बेचारा अपना प्राण दांव पे लगा के वोट करता है, उसको कभी ये लगता है कि यार ये तो वही लोग हैं जो फिर हमारे यहाँ आ जाते हैं। इससे बचने का बंगाल में कोई तरीका है? क्योंकि बंगाल में तो ये कल्चर है। इससे बचने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। नहीं आपकी है। आपकी ये प्रैक्टिकल बात है। देखिए सर, यस पहली बात, कौन मार खाना चाहता है? बंगाल के चुनाव का जो सबसे खराब कल्चर है वो हिंसा है, जो डेवलप। तो अब सरकार बदल जाएगी तो रातों रात टीएमसी वाले वो ये तो नहीं कह सकते उस वक्त टीएमसी, क्योंकि वो तो बदला निकालने पर उतारू होगी। जो लोग नामी गिरामी, जो लोग पहचाने जाएंगे टीएमसी वाले, वो तो क्या होगा पता नहीं। बंगाल में भी बीजेपी वाले पहचाने जाएंगे, वो क्या होगा पता नहीं, वो तो कुछ नहीं कह सकते, वहां इतना हिंसा होता है। लेकिन वो लोग अपने आप को छुपा लेंगे जो क्लब में है, इधर उधर है कि हम गंडोगोल कर दिया, मैं बड़ा खेला कर दिया, मैं तो क्लब के अंदर रह के ही पूरा टीएमसी का घुसा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कह के अपना निकाल लेगा। अरे ये होता है बंगाल में, ये गजब खेल है बंगाल में, मैंने ये वास्तविकता है। ठीक बात। यही इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जो भाजपा के लोग हैं जो बंगाल को नहीं जानते, सही बताएं राष्ट्रवादियों, आपको बहुत ज्यादा शुद्धिकरण के चक्कर में मत पड़ना चाहिए कि देखिए ये बाहरी लोगों को ही ले आते हैं। देखिए हर जगह का अपना अपना है। अगर आप केरल में देखेंगे तो उन्हीं लेफ्ट के काडर को अपने साथ मिला के न सिर्फ कन्फ्रंट किया बीजेपी ने, बल्कि एक ग्राउंड पर अपना नेटवर्क स्थापित करने में कामयाब रही है, जिसके हल्के हल्के रिजल्ट अब आपको केरल से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई बार आपको कांटे से कांटा निकालना पड़ता है, तो वो 100% शुद्धिकरण जो है ना, इसका भी कई बार राजनीति में त्याग करना चाहिए, मुझे लगता है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि पिछले करीब 28 मिनट से हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो बंगाल का एक नया दृष्टिकोण आपको पता चला होगा। ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट से क्या आता है, वकील के रूप में आ रही हैं, वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के इतना तो निश्चित है कि एसआईआर ने एक बड़ा काम कर दिया है। फर्जीपना ममता बनर्जी का समाप्ति की तरफ है, और इसीलिए वो मर्सी पिटीशन जैसी पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है। बाकी कितना उसको आप एक्वायर कर लेते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी, उसके काडर, उसके कार्यकर्ता वेस्ट बंगाल के, क्योंकि हम और अभिषेक तिवारी जी राम जी के गिलहरियां हैं, तो हम तो अपना प्रयास करेंगे। बाकी भैया काम तो आपको करना है, वोटर को लेके मतदाता केंद्र तक आपको जाना है, लड़ना आपको है। हम लोग तो मिसकाल वाले भी मेंबर नहीं है, हाँ विचारधारा के समर्थक जरूर है। अभिषेक भाई आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों एक बार फिर वही नहीं रहा,
चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और हाँ, जिस तरीके से आप प्रारब्ध को स्नेह दे रहे हैं, द अभिषेक तिवारी शो को भी इसी तरह स्नेह दीजिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। मुझे यानी अमनीश और अभिषेक तिवारी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।